लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। और जब जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स के बारे में बात करें, अक्सर क्या होता है कि बच्चों को 12th में समझ में नहीं आती है जेनेटिक्स। इसी के लिए वो हायर लेवल पे जब जाते हैं, बीएससी करते हैं या कुछ भी आगे भी एजुकेशन आते हैं, वो जेनेटिक्स से हट जाते हैं, जबकि बहुत वाइड स्कोप है। बीएससी इन जेनेटिक्स, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत वाइड डिपार्टमेंट है। तो हम बात करेंगे जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जहां पर हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में एंड वेरिएशन के बारे में। Genetics is the branch of biology that deals with the study of heredity and variation, and the term genetics coined by बैटसन। जो टर्म इजाद करी है बच्चों, ये बैटसन ने इजाद करी थी 1906 में। इसके बारे में इन्होंने टर्म बताई हमारे को। ये जो इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग यहाँ पर जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जी जे मेंडल, लीगर जोहान मेंडल, ठीक है ना। तो मुझे याद है, मैं अभी भी ऑफलाइन में जब बैच में पढ़ाते थे और क्लासरूम में कभी कोई चूहा दिख जाता था, वो मेंडल माउस याद रहता था बच्चों को, ठीक है जी। मेंडल माउस, मेंडल ने तो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द टर्म कॉइन्ड बाय बैटसन। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते। तो हेरिडिटी का मतलब होता है बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जब एक जनरेशन से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर हेरिडिटी बोलते हैं। अनदर जनरेशन मत लिख देना, क्योंकि अनदर तो किसी और की हो सकता है। या फिर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। वन जनरेशन किसकी है, वो पेरेंट्स, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कौन है, वो है उनकी प्रोजेनी। ठीक है, ये बात समझ में। वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन का मतलब होता है द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीशीज। ठीक, द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, यानी जब एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं तो वो वेरिएशन कहलाती है। एक माँ के 3 बेटे, अमर, अकबर और एंथनी, तीनों अलग अलग है ना। एक अमिताभ बच्चन है, एक विनोद खन्ना है, एक ऋषि कपूर है, हमें पता है, हमने देखी है मूवी। क्यों ऐसा है, डिफरेंसेस है, वही तो वेरिएशन है। इसका रीजन क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक टर्म और आती है, कई बार स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में थोड़ा सा फर्क है। हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। चलिए ठीक,
अब ये जेनेटिक्स की जो बातें हैं ये कहाँ से आई, किस तरीके से? तो देखो ये बात बहुत पहले ही पता चल चुकी थी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, और ये जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो ज्यादा बेटर होती है, वो ज्यादा सुपीरियर होती है टू देयर पेरेंट्स जनरेशन, अगर उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। यानी तो पेरेंट्स के बीच में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो भी नई जनरेशन आएगी उनके अंदर उन दोनों के कैरेक्टर्स, तो इसका मतलब वो ज्यादा सुपीरियर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिलीपींस के अंदर, ठीक है, वहां पर अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार किए जाते थे, ये बात वहां पर पता चल चुकी। तो वहां पर घोड़ों को स्पोर्ट्स के अंदर, लड़ाई युद्ध बार होते थे उनके अंदर यूज किया जाता था। ठीक है, अब ये बात पता चल गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या चीज है जो उनसे उनके अंदर ट्रांसफर हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हुआ, वेरिएशन आई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये भी समझ में आया, लेकिन वो एक्चुअल में चीज क्या है वो नहीं पता था। तो कोई ना कोई चीज ऐसी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, और उसी को नाम दिया गया था बच्चों फैक्टर का। और ये बात किसने बोली थी? मेंडल ने। मेंडल ने बोला था कि फैक्टर एक ऐसी चीज होती है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर उनकी कैरेक्टर्स है, और बाद में फैक्टर को ही जीन्स बोला गया था कि जीन्स ही बेसिकली फैक्टर होते हैं, और यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जबकि अगर हम आज की डेट में बात करें तो ये बात भी गलत है, जीन्स कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते ही नहीं है। फिर क्या चीज ट्रांसफर होती है, कोई बताना चाहता है? डीएनए। सर करेक्ट है। हाँ जी, डीएनए। डीएनए किसी ने बोला है, गैमेट किसी ने बोला है डीएनए। एक्चुअली में आपको बताऊं, सर जो चीज जेनेटिक ट्रांसफर मटेरियल। होती है बच्चों वो है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए, जिसके ऊपर लोकेटेड होते हैं जीन्स। ठीक, चलिए ये बात भी बात करेंगे, न्यू मॉडर्न थ्योरी है हमारे पास। तो कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, इसी बेसिस पे चावलों की खेती भी की जाने लगी बहुत काफी समय तक, लेकिन उसके बाद में कुछ लोग आए, कुछ बुद्धि विचारक लोग, देयर आर सम लाइक माइंडेड पीपल्स, ठीक है, उन्हीं में एक थे जीजे मेंडल, लेकिन कुछ और भी लोग थे जो धर्म पुण्य की बातें करते थे, और लोग उनकी बातों को थोड़ा सुनना पसंद करते थे, है ना, जैसे आज के बाबा जी वगैरह होते हैं, गुरु मान लिया, बाबा मान लिया, तो लोग उनकी बातें सुनते थे। यही लोग अपने आप को ज्ञानी बोलते थे, हम हैं ज्ञानी, हम हैं भगवान के भांजे, हमें पता है सब कुछ। और वो क्या बोलते थे, किस किस तरह की बातें बोलते थे? वो बायोलॉजी के बारे में भी बोल देते थे, वो फिजिक्स के बारे में भी बोलते थे, वो केमिस्ट्री के बारे में भी बोल देते थे, लेकिन वो जितनी थ्योरी थी वो सारी फील्ड थ्योरी होती थी, तो वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे बेसिकली, लेकिन ऐसी बातें जरूर बोली गई है कुछ कुछ लोगों के। और उस बेसिस पे ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, या ये पूरा का पूरा जो चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स पे डिवाइड है बच्चों। एक है प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, दूसरा है मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, और फिर तीसरा है पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। तो पूरी यूनिट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो ये बात तो मेंडल ने बता दी थी कि एक चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, जिसको फैक्टर बोला गया, बट हम लोग उसको जीन्स के नाम से पढ़ते हैं। सबने मेंडल की ही कहानी पढ़ी, लेकिन मेंडल के बाद में भी कुछ बायोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिनको उन्होंने सही किया, और उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व की गई, वो जो बेस था वो मेंडल ने ही बताया था, दैट्स व्हाई इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। और वो भी इनके मरने के बाद, इनका एक्सपेरिमेंट उस समय तक एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन जो बाद में मेंडल के बाद में साइंटिस्ट आए, जब उन्होंने उसको रिसर्च किया तो देखा कि मेंडल का जो बेस है, जो बातें थी, वो काफी हद तक सही थी। लेकिन मेंडल से पहले भी कुछ लोग आए थे, तो हम बात करेंगे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे कुछ अर्लियर व्यू।
तो ये बात समझ में आ रही थी कि कोई ना कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। तो इन बातों को समझाने के लिए कुछ लोग आए, ठीक है, छोटे मोटे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि ईच बॉडी पार्ट कंट्रीब्यूट एन एलिमेंट टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ये बात बोली जाती थी कि जो कोई भी जो बॉडी पार्ट होता है वो अपनी 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 पार्ट का कोई भी एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर बिल्कुल सेम उसी तरीके का ऑर्गन हो। मान लो कि अगर ये मेरा हाथ है तो मेरे हाथ में से एक एलिमेंट जाएगा मेरी नेक्स्ट जनरेशन में जिसके अंदर उसके हाथ हमारी तरह ही हो, है ना। आइज में से एक एलिमेंट, लीवर में से एक एलिमेंट, इस तरह की बातें थी। तो ये थोड़ी सी बेकार की बातें थी, लोग इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पैदा होते थे जो कि डिसफंक्शन होते थे। ठीक, चलिए, तो ये कुछ अर्लियर व्यूज थे। देखो वैसे तो ये सारी की सारी फेल्ड थ्योरी है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि जब चीजें गलत आती है उसके अगेंस्ट में कोई सही चीजें आती है। एक बात और बोली गई यहाँ पर कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स पास थ्रू ब्लड, कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, वो ब्लड के थ्रू पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन। तो जो स्पर्मेटिक फ्लूइड होता है, स्पर्म के अंदर फ्लूइड होता है या सीमेन जिसको हम बोल सकते हैं, उसका भी बात की गई थी। जो स्पर्मेटिक फ्लूइड होता है मेल का वाज सपोज टू गेट मिक्स विद द फीमेल ब्लड, ठीक है, ड्यूरिंग मेटिंग when the insertion of male penis into the female vagina then there is a release of semen also and sperm also. तो someone believe that कि वो जो स्पर्म है या उसका जो फ्लूइड है वो फीमेल ब्लड के साथ मिक्स होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर उनके जैसे कैरेक्टर्स होते हैं एंड वाज कंसीडर्ड टू एंटर द यंग वन। दिस इज कॉल्ड द ब्लेंडिंग। इसको बोला गया यहाँ पर बच्चों ब्लेंडिंग थ्योरी। ये ब्लेंडिंग थ्योरी यहाँ पर बोली गई, लेकिन ये ब्लेंडिंग थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी। किसी ने क्या लिया, कुत्ते के स्पर्म लिए और बिल्ली के ब्लड के साथ मिक्स कर दिया, उसके अंदर जो है किसी तरीके से इंसर्ट कर दिया, देखते कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई। उनमें नहीं हो रहा था, ह्यूमंस में कैसे हो रहा है, बाकियों में कैसे हो रहा है? तो थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ठीक है, हम ये जो बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सबके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब इसको हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करिए, तो ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में फील करने की कोशिश करिएगा, तो आपको आसानी से ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा बेटर समझ में आएगी। चलिए, उसके बाद में 1868 में, इन 1868 में एक भाई साहब हो रहा है जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। चार्ल्स डार्विन को बहुत बड़ा इवोल्यूशनरिस्ट बोला जाता है और बहुत कम उम्र में ये पूरे धरती की यात्रा पे निकल गए थे। एक जहाज था जिसका नाम था HMS टीगल, और सी बॉय समुद्री यात्रा पे निकल गए थे। और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर ली समुद्री यात्रा के दौरान अपने जीवन काल में, इतनी ज्यादा चीजें उन्होंने देखी कि वो अपनी आंखें बंद करते थे तो सामने सिर्फ इवोल्यूशन, सिर्फ नेचर दिखाई देता। ऐसा बोला जाता। चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े इवोल्यूशनरिस्ट थे बच्चे। तो इन्होंने बोला कि देयर इज एन एग्जैक्ट इनविजिबल कॉपी ऑफ ईच बॉडी कंपोनेंट। उन्होंने बोला कि हर एक बॉडी के कंपोनेंट की इनविजिबल कॉपी होती है और उसको नाम दिया उन्होंने गैम्यूल्स का। कि गैम्यूल्स होती है, गैम्यूल्स क्या होती है? द इनविजिबल कॉपी ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम से वो सेक्स ऑर्गन तक पहुंचते हैं एंड देन देयर दे असेंबल इनटू द गैमेट्स, और वहां पर वो गैमेट्स के अंदर जाकर के मिल जाते हैं। बट दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड बच्चों। तो ब्लेंडिंग थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। गैम्यूल्स थ्योरी जो थी वो यहाँ पर जो चार्ल्स डार्विन ने बताई थी वो भी रिजेक्ट हो गई। और भी बहुत सारी थ्योरी आई थी, बहुत सारी बातें आई थी। इवन किसी ने तो ये बोल दिया, आपने नाम सुना होगा अरस्तु एरिस्टोटल, है ना, इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, इज द फादर ऑफ जूलॉजी आल्सो। उन्होंने बोला कि जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हो, मेल, और जब भी जो पार्टनर्स के बीच में मीटिंग होती है, क्वाइटस होता है, वो छोटा सा बच्चा होता है फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और वो बाहर आ जाता है। क्या बेकार की तकियानुसी वाहियात बात। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं, अगर मान लो किसी की लड़की हुई, फिर वो कहाँ से पैदा हुई, स्पर्म के अंदर लड़की कहाँ से आई? तो उस बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो करे बस हमें पता। क्या बेकार।
तो देयर आर सम लाइक माइंडेड पीपल जिन्होंने इस बातों को नहीं माना। इवन एक थ्योरी हो रही, उस थ्योरी में बोला गया कि जो भी पार्टनर्स होते हैं, फीमेल है और मेल है, तो जो फीमेल होती है ड्यूरिंग देयर स्पेशल पीरियड, यानी कि जब उनमें मेंस्ट्रुएशन होती है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो उसका पार्टनर होता है उसमें से कुछ फ्रेग्रेंस निकलती है, खुशबू निकलती है, और वो उनको इनहेल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसके कैरेक्टर हो। यार क्या बेकार की बात। मान लो वो फीमेल और सब्जी लेने चली गई, सब्जी वाला भी तो खुशबू फेंक रहा होगा, उसकी खुशबू आ जाए तो उसके अंदर ऐसे बच्चे हो जाएंगे क्या? ये क्या बेकार की बात है। तो ये बातें इस तरह की थी, लोग मान रहे थे, लेकिन यहीं पर थे मिस्टर जी जे मेंडल, ग्रीगर जोहान मेंडल। ये सारे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट थे जो सारे के सारे रिजेक्ट होते चले गए, और देन उसके बाद में आए बच्चों मेंडल। तो मेंडल ने जो क्या कॉन्सेप्ट बताया, उससे पहले मेंडल की थ्योरी आपको बता दूं। मेंडल की कहानी सुनाता, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों मेंडल की। तो मेंडल की बायोग्राफी में जो है वो ऑस्ट्रेलियन मोंक में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है, और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी थी वो नेचुरल साइंस में और फिजिक्स में करी थी। और उसके बाद जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में ये मैथ्स के टीचर लग गए। बाद में वहां पर उसी स्कूल में प्रिंसिपल लग गए 19 साल की उम्र में। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ करके अपनी मैथ्स की आगे की पढ़ाई करी, स्नातक डिग्री ली, और उसके बाद उन्होंने जॉब करी एक चर्च में पादरी की। ओ माय गॉड। स्टार्टिंग में फिजिक्स में और नेचुरल साइंस में, देन उसके बाद मैथ्स के टीचर लगे, फिर प्रिंसिपल, देन उसके बाद वो चर्च में पादरी बने और एक्सपेरिमेंट किया बायोलॉजी के अंदर। यो मैन यो। आधे लोगों ने ऐसे ही देखो, मतलब पागल है भाई। यहाँ तो वैसे ही बंदा बायोलॉजी में और मैथ्स का ऑप्शन लेकर के चलता है ना। और कुछ कुछ रहते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस से मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं, फिर ऐसा भी होता है। चलो, तो बहुत आसान है, दोनों ही चीजें डिपेंड करता है कहाँ पढ़ रहे। तो ये बातें मेंडल की आ गई। अब मेंडल ने ये सारी चीजें करी और एक्सपेरिमेंट करा चर्च के अंदर, जहां पर वो पादरी थी। आफ्टर दैट ही बिकम मोंक, उसी चर्च के अंदर। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट उस गार्डन में, चर्च के गार्डन में ही अपने पी प्लांट के ऊपर किया। इसी वजह से जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट, उसको गार्डन पी भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। और उन्होंने बताई कि क्या चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अब हुआ क्या था, कुछ लोगों ने उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, सुनते रहे ये पागल आदमी। बायो और मैथ। उसने क्या किया था बेसिकली, जो बायोलॉजी का जो ये उसने जो फैक्ट्स बताए थे या जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था, उसने उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज किया। तो कुछ लोगों ने कैसे रिजेक्ट कर, तो जब बायो और मैथ में दोनों में ऑप्शन होते हैं वैसे ही नहीं आता। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या तरीका है बायोलॉजी के अंदर मैथ डालने का। लेकिन कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बायोलॉजी के अंदर मैथ। क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसी चीज है जिनको प्रूव किया जा सकता है, उनको तो हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को। अगर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही बैठती है, इसका मतलब कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। तो इट वाज एक्सेप्टेड बाय समवन, रिजेक्टेड बाय समवन। ठीक है। लेकिन उस टाइम पर ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना टेलीग्राम था, तो ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। तो उस जमाने में साइंस मैगजीन्स आती थी, साइंस न्यूज़पेपर्स आते थे, आर्टिकल्स छपते थे। सिर्फ वहीं तक वो न्यूज पहुंच पाई। जैसे ये मैगजीन्स आती है, बायो टुडे, फिजिक्स टुडे, केमिस्ट्री टुडे, ऐसे ही समझ लो साइंस की, बायोलॉजी की कुछ मैगजीन। तो उनमें उनकी बातें थी, वो बाद में पर्चे खोजे गए। तो मेंडल ने बातें बताई। दीज आर कॉल्ड द मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है। अभी हम इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे वो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ कमी आती, कुछ खामी आती, जिसकी वजह से बाद में पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी आए। मेंडल ने क्या कमी करी, उसने थोड़ी सी बेवकूफी ये करी कि जब वो एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, तो उनके दिमाग में जो रिजल्ट था वो पहले से था। उन्हें पता था कि अगर ये मैं एक्सपेरिमेंट ऐसे करूंगा तो रिजल्ट ये आएगा। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट वैसे ही करा और रिजल्ट वही आया। उन्हें ये पता था अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो रिजल्ट ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। उन्होंने वो वाला काम ही नहीं करके देखा। यही सबसे बड़ी उनकी कमी है। उनके हिसाब से मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है दोस्त। ठीक है। जरूरी नहीं है राजा का बेटा राजा बने। राजा वो बनेगा जिसमें काबिलियत होगी, जो हकदार होगा। यही उसने कमी कर दी। इसी वजह से बाद में पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आए। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में।
तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा बच्चों पी प्लांट के ऊपर। मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट करा तो पी प्लांट के ऊपर करा, इसी को हम लोग गार्डन पी भी बोलते हैं, और इसी का बायोलॉजिकल नेम है आइजम। ये इसका जीनस, ये इसकी स्पीशीज। जीनस मतलब जेनेरिक नेम और स्पीशीज मतलब कि स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, याद रखना हमेशा कि ये एक तरीके का लेग्यूम होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम होते हैं जिनके अंदर खोड़ होता है। ओके, डन 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 डन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट ही क्यों चूज किया? तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात, जो पी प्लांट होता है हमारे पास वो बाइसेक्सुअल है। ओके, वेरी गुड। तो यानी इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और क्रॉस पॉलिनेशन तो हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कर ही सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमेस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर इसको पी प्लांट को ग्रो होने में काफी कम समय लगता है, तो यानी कि बहुत थोड़े समय में हमारे पास बहुत ज्यादा जनरेशन होगी। फिर एक ही बार के क्रॉस में मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मॉनिटरिंग करना बहुत आसान है, छोटी सी जगह में ग्रो कर जाता है, सिस्टम थोड़ा सा चीप था। That's why Mendel choose pea plant. मेंडल ने पी प्लांट को किया। और सबसे खास बात, पी प्लांट के अंदर कितने कैरेक्टर थे? पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर तो बहुत सारे, मैं आपको बताऊं लगभग 1400 से ज्यादा कैरेक्टर्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मजेदार बात ये थी कि 7 जो कैरेक्टर थे वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। देयर आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब जिनको देख करके बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये बिल्ली है, ये बिल्ला है, देख करके पता चल जाएगा ना। सोचो, उतना ही आसान था। ये वाला पी प्लांट है, ये वाला पी प्लांट। कंट्रास्टिंग। अदरवाइज आप गेहूं के 10 बीज लो, 10 के 10 उगा दो, आपको पता चल जाएगा कौन से बीज से कौन सा पौधा हुआ है, नहीं पता चल। लेकिन पी प्लांट के अंदर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे उनके अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दोनों पी प्लांट के अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऐसे तो कैरेक्टर बहुत सारे, लेकिन 7 कैरेक्टर ऐसे तो कंट्रास्टिंग देख करके पता चल जाएगा इजीली कि इससे ये होगा, इससे होगा। एक की हाइट बड़ी है, एक की हाइट छोटी। एक के अंदर हमने देखा कि हरा मटर आता है, एक में पीला मटर आता है। पीला मटर समझते हैं, येलो सीड। आपने कभी जिंदगी में छोले भटूरे खाए होंगे। एक तो छोले भटूरे ही होते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो छोले भटूरे के नाम पे तो छोले मटर देते हैं। छोले नहीं होते, वो मटर होते हैं, मटर कुलचे होते हैं, ना कि छोले कुलचे। जो पीली मटर होती है वो बेसिकली। तो उसी के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो मेंडल ने टी प्लांट को चूज किया जिसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जैसे पहला कैरेक्टर लिया इन्होंने हाइट। पहला कैरेक्टर इन्होंने चूज किया बच्चों, हाइट। अब एक प्लांट ऐसा जिसकी हाइट है टॉल, और एक प्लांट ऐसा है जिसकी हाइट है ड्वार्फ। टॉल मतलब टॉल और ड्वार्फ मतलब कि शॉर्ट यानी छोटा। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। उन्होंने देखा सीड का कलर, एक हमारे पास येलो मटर है और एक हमारे पास ग्रीन मटर। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देख के ही पता चल रहा है कि जो सीड है, जो बीज है मटर है, वो ग्रीन है या फिर येलो है। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। दैट्स व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर। इस तरह के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। मेंडल ने क्या किया, 2 प्लांट लिए, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, और उन दोनों के बीच में उसने क्रॉसिंग करी। आगे बढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजों बता देता हूँ। कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक वर्ड होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। जीनोटाइप, फिनोटाइप और एलील। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। देखो, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कोड, जो इंटरनल जेनेटिक कोड है। अब मान लीजिए मेरी हाइट इतनी है, 5 फुट 6.5 इंच। ये मेरी शेव आ रखी है और बीच में से यहाँ पर से देखो व्हाइट व्हाइट,
करवाई नहीं है मैंने बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहीं से यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, तो इसका एक जेनेटिक कोड है कि भैया साइड में से शेव जो है व्हाइट होनी है, या फिर मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना है, या मेरी हाइट जो है वो इतनी होनी है, उसका एक जेनेटिक कोड है, समथिंग मान लीजिए अल्फाबेट, कुछ भी, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस जेनेटिक कोड की वजह से, जीनोटाइप की वजह से मेरी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। मान लीजिए जेनेटिक कोड है मेरी हाइट का, और अगर ये जेनेटिक कोड मेरे अंदर है तो मेरी हाइट कितनी हो गई, 5 फुट 6 इंच हो गई, 5 फुट 7 इंच हो गई। अब वो क्या है, मेरी फिजिकल अपीयरेंस है। हाइट जो 5 फुट 7 इंच हो गई वो फिजिकल अपीयरेंस, तो कैरेक्टर तो हो गया हाइट, लेकिन हाइट या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, समझे। तो टॉल है या ड्वार्फ है, ये क्या है, ये फिनोटाइप है। और किसकी वजह से, ये इस जीनोटाइप की वजह से। मान लीजिए अल्फा बीटा की वजह से हाइट टॉल है, अगर मेरे अंदर जीनोटाइप अल्फा बीटा है तो मेरी हाइट कैसे होगी, टॉल, यानी दिस इज द माय जीनोटाइप, दिस इज माय फेनोटाइप। और ये किस कैरेक्टर की बात चल रही है, हाइट की बात चल रही है। मान लो यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है जी, एक्स जेड है मान लीजिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये ड्वार्फ, अगर मेरा जीनोटाइप ये होता तो मेरी हाइट ये होती। तो जीनोटाइप मतलब कि जेनेटिक कोड, फिनोटाइप मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस। तो किसी की भी, प्लांट हो एनिमल हो, हम लोग किसी की भी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो किस चीज के ऊपर, किसी का भी जो फिनोटाइप होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर। ये बात याद है। चल, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर सम कैरेक्टर्स डिराइव फ्रॉम फादर, सम कैरेक्टर डिराइव फ्रॉम मदर। मान लीजिए फादर की हाइट टॉल है और मदर की हाइट जो है वो ड्वार्फ, तो बच्चे के अंदर कैरेक्टर तो दोनों के ही जाते हैं, टॉल के भी जाते हैं, ड्वार्फ के भी जाते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही कैरेक्टर शो होता होगा, या तो टॉल वाला शो हो रहा है या फिर ड्वार्फ वाला शो हो रहा है। अगर मान लीजिए टॉल वाला कैरेक्टर उस बच्चे के अंदर शो हुआ, तो यानी कि जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर उस जनरेशन में शो नहीं हुआ, भले ही रिसीव तो हुआ है लेकिन एक्सप्रेस भी तो होना चाहिए, शो भी तो होना चाहिए भैया, वो कैरेक्टर मेरा कहलाता है फिर रिसेसिव। तो ड्वार्फ हाइट अगर मेरी नहीं है या किसी की भी नहीं है, फादर टॉल है और बच्चा जो है वो भी टॉल हो गया, तो यानी टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट माना जाएगा। जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ वो हमारा रिसेसिव कहलाएगा। हो सकता है उसमें शो नहीं हुआ, उसकी अगली जनरेशन में शो हो जाए, वो बात की बात है। सर जी ऐसा कैसे हो जाता है, जस्ट इमेजिन यहाँ पर देख। अब जैसे आपने देखा हो कि ये सुना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, है ना। बेसिकली हमारे जो पूर्वज थे वो एप्स थे, है ना। थोड़ी सी बेटर कैटेगरी होती है बंदरों से, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है फिर हम बने। अब देखा होगा जैसे आपने, कुछ लोग होते हैं अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा लेते हैं, है ना, मेरे से तो उठते दोनों उठते हैं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो हो सकता है हमारे पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, उनके अंदर ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं से आया, बंदरों से नहीं आए या उनसे बेटर जनरेशन से आया, कोई बड़ी बात, लेकिन वो ऐसा कर पा रहे हैं, एक आईब्रो अप कर पा रहे हैं। तो ये कैरेक्टर मेरे अंदर हो सकता है रिसेसिव है, लेकिन उनके अंदर डोमिनेंट है, उनके अंदर शो हो सकता है कि उनके या उनमें शो नहीं हो रहा लेकिन मेरे अंदर शो हो रहा है। तो उनके अंदर ये रिसेसिव था लेकिन मेरे अंदर ये कैरेक्टर शो हो गया। तो रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है कि कभी ना कभी शो हो जाता है। जैसे कुछ लोग अपने कान हिला पाते हैं, कुछ लोग अपनी नाक फुला लेते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे एक टंग रोलिंग वाला होता है, जैसे कुछ लोग अपनी जीभ जो होते हैं टंग रोल कर लेते हैं इस तरीके से। आप लोगों में से कोई कर सकता तो दिखाना जरूर किसी दिन लाइव। ये आर सम कैरेक्टर, कुछ आईब्रो उठा लेते हैं, जैसे कुछ कान हिला लेते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हो सकता है हमसे पहले वाली जनरेशन में रिसेसिव थे लेकिन अब शो हो गए। तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो टॉल हुआ, उसमें ड्वार्फ कैरेक्टर शो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है उसके बच्चे यानी उससे अगली जनरेशन जो, यानी उसके पोते जो होंगे, उसके पापा के बच्चे यानी, तो हो सकता है उसके अंदर शो हो जाए। तो रिसेसिव कैरेक्टर हो सकता है कई बार जनरेशन स्किप करके शो होता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो शो हुआ वो डोमिनेंट है, जो शो नहीं हुआ रिसेसिव। बात हो गई सिंपल। अब ये एलील क्या चीज है, एलील बेसिकली इज अ पेयर ऑफ जीन। एलील क्या होती है बच्चों, पेयर ऑफ जीन्स होता है। जैसे हाइट हमने क्या देखा, बोला टॉल है, तो ये तो फिनोटाइप है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है ना, ना अल्फा बीटा एग्जांपल था, इसका जीनोटाइप होगा कैप्स टी, तो हम इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये सिंगल टी है तो ये जीन्स है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर ये पेयर में ले लिया, बड़ा टी और बड़ा टी, तो समझ जाना अब ये जीन्स जब पेयर में पाए जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील।
तो देखो ये वाला हो सकता है मदर से आया, ये वाला फादर से आया, दोनों ही टॉल टॉल के, तो बच्चा तो टॉल होना ही। तो ये एलील फॉर टॉल हाइट कैरेक्टर। गॉट इट? ये चीज क्लियर है सभी को?